बच्चों, आज पुनः कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन एनसीईआरटी मटेरियल के साथ मैं उपस्थित हूँ और आज की शुरुआत प्रबंध की परिभाषा से होगी। आप ये देख रहे हैं आप प्रबंध की परिभाषाएं। पहली परिभाषा हेराल्ड कुंटज एवं हिंज व्यवहारिक की है। आइए पढ़ते हैं। प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं। बच्चों, हेराल्ड कुंटज ने जो कहा है, आइए उसको हम लोग देखें, समझें। कुंटज ने कहा कि प्रबंध एक प्रक्रिया है जो एक ऐसा पर्यावरण तैयार करती है जिसमें लोगों का समूह काम करता है और अपने जो निर्धारित लक्ष्य है उसको वे प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रबंध की जो दूसरी परिभाषा है वो रॉबर्ट एल ट्रिवेली एवं एम जैनी न्यूपोर्ट ने दिया है। आप यहाँ से देख लें। प्रबंध को परिभाषित किया गया है कि यह संगठन के परिचालन के नियोजन, संगठन एवं नियंत्रण की प्रक्रिया है जो उद्देश्यों को प्रभावी एवं कुशलता से पूरा करने के लिए मानव एवं भौतिक संसाधनों में समन्वय के लिए की जाती है। देखिए, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि प्रबंध को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि यह संगठन को चलाने के लिए नियोजन, संगठन एवं नियंत्रण की प्रक्रिया है। यह इन्होंने भी प्रक्रिया कहा जिसमें कि हम नियोजन करते हैं, संगठित करते हैं और नियंत्रित करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि हमें निर्धारित उद्देश्यों को प्रभावी और कुशलता से प्राप्त करना है। और इन्होंने एक बात और कही कि यह मानव और भौतिक संसाधनों में समन्वय स्थापित करता है। ठीक, यानी प्रबंध क्या करता है? मनुष्य और जो संसाधन हैं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसमें तालमेल बैठाता है। इन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, तो ये दो परिभाषा हो गई है। तीसरी परिभाषा हमारी है कि यहाँ से प्रबंध परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरों से मिलकर और उनके माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया। देखिए, क्रिटनर ने कहा कि प्रबंध जो है बदलते हुए पर्यावरण में जो भी हमारे संसाधन सीमित हैं, संसाधन तो सीमित होते ही हैं, उनका हम कुशलतापूर्वक प्रयोग करते हैं। प्रबंध में कोई भी जब हम काम प्रबंध में देखते हैं तो संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हैं और संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरों से मिलकर और उनके माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया। इन्होंने भी प्रक्रिया ही कहा है और उन्होंने कहा है कि कुशलतापूर्वक उपयोग हम प्रबंध के माध्यम से करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि 3 परिभाषा कर ली है। आगे बढ़ते हैं। ये अवधारणा की जो हेडिंग है उस पर बढ़ते हैं। अवधारणा हम लोग देखेंगे। कई लेखकों ने प्रबंध की परिभाषा दी है। प्रबंध शब्द एक बहुप्रचलित शब्द है जिसे सभी प्रकार की क्रियाओं के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त किया गया है। वैसे यह किसी भी उद्यम की विभिन्न क्रियाओं के लिए मुख्य रूप से प्रयुक्त हुआ है। उपरोक्त उदाहरण व वस्तुस्थिति के अध्ययन से स्पष्ट हो गया होगा कि प्रबंध वह क्रिया है जो हर उस संगठन में आवश्यक है जिसमें लोग समूह के रूप में कार्य कर रहे हैं। संगठन में लोग अलग अलग प्रकार के कार्य प्रभावपूर्णता, कम से कम साधन एवं न्यूनतम लागत अर्थात कार्य क्षमता पर हो। अतः प्रबंध को परिभाषित किया जा सकता है कि यह उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से एवं दक्षता से प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्यों को पूरा कराने की प्रक्रिया है। इसे हम परिभाषा के विश्लेषण की आवश्यकता है। हमें इस परिभाषा के विश्लेषण की आवश्यकता है। देखिए, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका विस्तार से वर्णन करना आवश्यक है। ये शब्द हैं प्रक्रिया, प्रभावी ढंग से और पूर्ण क्षमता से। ठीक, तो उन परिभाषाओं में जो तीनों परिभाषा हम लोगों ने पढ़ा उसमें प्रक्रिया शब्द आया हुआ है। तो प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है वो देख लेते हैं। देखिए आप यहाँ पर
प्रक्रिया में प्रयुक्त प्रक्रिया से अभिप्राय, परिभाषा में प्रयुक्त प्रक्रिया से अभिप्राय है प्राथमिक कार्य अथवा क्रियाएं जिन्हें प्रबंध कार्यों को पूरा करने के लिए करता है। ये कार्य कौन कौन से हैं? नियोजन है, संगठन है, नियुक्तिकरण है, निर्देशन है और नियंत्रण है, जिन पर चर्चा आगे की जाएगी। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। प्रभावी अथवा कार्य को, यहाँ देखिए आप, प्रभावी अथवा कार्य को प्रभावी ढंग से करने का वास्तव में अभिप्राय किए गए कार्य को संपन्न करना है प्रभावी प्रबंध का संबंध सही कार्य को करने, क्रियाओं को पूरा करने एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने से है। दूसरे शब्दों में इसका कार्य अंतिम परिणाम प्राप्त करना होता है। ठीक, कुल मिलाकर के प्रभावी ढंग से करने का मतलब है कि काम को अच्छे से संपन्न करना होता है और सही समय में उद्देश्य को पूरा करने से होता है। तो लेकिन मात्र कार्य को संपन्न करना ही पर्याप्त नहीं है। यहाँ से आप देख रहे हैं, ये है हमारा, यहाँ से, लेकिन मात्र कार्य को संपन्न करना ही पर्याप्त नहीं है। इसका एक और पहलू है और वह है कार्य कुशलता, अर्थात कार्य को कुशलतापूर्वक किया जाना चाहिए। अब देखिए, कुशलता का अर्थ क्या है? कुशलता का अर्थ है कार्य को सही ढंग से न्यूनतम लागत पर करना। ठीक है, इसमें एक प्रकार का लागत लाभ विश्लेषण और आगत तथा निर्गत के बीच संबंध होता है। आगत निर्गत का मतलब इनपुट और आउटपुट। यदि कम साधनों का उपयोग कर अधिक लाभ करते हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं, यदि कम साधनों का उपयोग करके अधिक लाभ हम प्राप्त करते हैं तो हम कहेंगे कि क्षमता में वृद्धि हुई है। और क्षमता में वृद्धि होगी यदि उसी लाभ के लिए अथवा निर्गत के लिए कम साधनों का उपयोग किया जाता है एवं कम लागत व्यय की जाती है। आगत साधन वे होते हैं जो किसी कार्य विशेष को करने के लिए आवश्यक धन एवं माल, उपकरण एवं मानव संसाधन हों। स्वाभाविक है कि प्रबंध का संबंध इन संसाधनों के कुशल प्रयोग से है, क्योंकि इनसे लागत कम होती है और अंत में इनसे लाभ में वृद्धि होती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर 3 बातें थीं: प्रक्रिया, प्रभावशीलता और कुशलता। ठीक है, इन तीनों का इसमें चर्चा किया गया। आगे देखते हैं, प्रभावपूर्णता बनाम कुशलता। अब देखिए, प्रभावपूर्णता और कुशलता में कंपेयर किया जा रहा है। ये दोनों शब्द अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से संबंधित है। प्रबंध के लिए प्रभावी और क्षमतावान दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। प्रभावपूर्णता एवं कौशल, यहाँ हम पढ़ रहे हैं, देखिए, प्रभावपूर्णता और कौशल दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। ठीक, अब इसका जो आगे है, यहाँ से है, यहाँ से, लेकिन इन दोनों पक्षों में संतुलन आवश्यक है तथा कभी कभी प्रबंध को कुशलता से समझौता करना पड़ता है। उदाहरण के लिए प्रभावपूर्ण होना एवं कुशलता की अनदेखी करना सरल है, जिसका अर्थ है कार्य को पूरा करना लेकिन ऊंची लागत पर। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप अगर प्रभावपूर्ण हैं तो कार्य तो कर लेंगे, लेकिन अगर कुशलता नहीं रहेगी तो उसकी लागत अधिक आएगी। ठीक है, यही उदाहरण इसमें समझाया गया है। यहाँ पर ये देखिए उदाहरण कि माना एक कंपनी का लक्ष्य वर्ष में 8000 इकाइयों का उत्पादन करना है। इस लक्ष्य को पाने के लिए अधिकांश समय बिजली न मिलने पर प्रबंधक प्रभावोत्पादक तो था, अर्थात बिजली नहीं मिला, और लेकिन वह जो है उत्पादन की लालसा में कार्य जारी रखा और इसकी वजह से लागत जो हुई वो अधिक आ गई। ठीक, तो अब वहाँ पर उसने कुशलता नहीं दिखाई कि अगर बिजली नहीं है तो
तो हमें थोड़ा रुक करके देखना चाहिए कि वैकल्पिक साधन से जो हमने कार्य किया, जो उसने कार्य किया, वह कहीं ज़्यादा लागत वाला तो नहीं है और यही कुशलता उसने नहीं दिखाई। तो यहाँ पर ये ज़रूरी है कि प्रभावपूर्णता तो हो, लेकिन इसके साथ ही साथ जो है कुशलता भी होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर के ये उदाहरण यही सब बात कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि प्रबंध हम अच्छा प्रबंध तभी कह पाएंगे जब न्यूनतम लागत पर और लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाएँ। ठीक है, इसके लिए प्रभावपूर्णता एवं कुशलता में संतुलन रखना जरूरी होता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं, साधारणतया उच्च कार्य कुशलता के साथ उच्च प्रभावपूर्णता होती है, जो कि सभी प्रबंधकों का लक्ष्य होता है। बगैर प्रभावपूर्णता के उच्च कार्य कुशलता पर अनावश्यक रूप से जोर देना भी अवांछनीय होता है। कमज़ोर प्रबंधन प्रभावपूर्णता और कार्यकुशल दोनों की कमी के कारण होता है, अर्थात ये दोनों में से कोई भी कम हो जाए तो प्रबंध कमज़ोर माना जाता है। यहाँ पे इस बात कही जा रही है। आइए नेक्स्ट पेज देखते हैं। प्रबंध की विशेषताएं। देखिए, प्रबंध के परिभाषाओं और उसमें जो प्रयुक्त शब्द थे उनकी चर्चा करने के बाद हम उनकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए, प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। आप देख रहे हैं, यहाँ से नीचे आ गया। आप यहाँ से देखिए, प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। किसी भी संगठन के कुछ मूलाधार उद्देश्य होते हैं जिनके कारण उनका अस्तित्व है, और यह उद्देश्य सरल और स्पष्ट होने भी चाहिए। प्रत्येक संगठन के उद्देश्य इन विशेषताओं में जो पहली विशेषता है वो ये है कि प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, किसी भी संगठन के मूलाधार उद्देश्य होते हैं जिनके कारण उसका अस्तित्व है। यह उद्देश्य सरल एवं स्पष्ट होने चाहिए। प्रत्येक संगठन के उद्देश्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक फुटकर दुकान का उद्देश्य बिक्री बढ़ाना हो सकता है, लेकिन दी ईस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का उद्देश्य जो है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है। अर्थात संगठनों के अपने भिन्न भिन्न उद्देश्य हो सकते हैं। प्रबंध संगठन के इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक सूत्र में बांधता है। ठीक है, तो ये पहला हो गया। अब ये दूसरा है, प्रबंध सर्वव्यापी है। देखिए, यहाँ ये कहा जा रहा है कि प्रबंध जो है हर जगह है। किसी भी संगठन में हम प्रबंध को देख सकते हैं। संगठन चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो या फिर राजनीतिक हो, प्रबंध की सीमाएं सभी में समान है। एक पेट्रोल पंप के प्रबंध भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि एक अस्पताल अथवा विद्यालय की। देखिए, कहा जा रहा है कि पेट्रोल पंप का प्रबंध भी ज़रूरी है और एक अस्पताल में भी प्रबंध ज़रूरी है और एक विद्यालय में भी ज़रूरी है, लेकिन सबका जो है प्रबंध अलग अलग तरीके से होगा। भारत में प्रबंधकों का जो कार्य है वह यूएसए, जर्मनी अथवा जापान में भी होगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भारत में प्रबंधकों का कार्य है, अर्थात भारत में जो प्रबंधक कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल भारत ही में प्रबंध की आवश्यकता है, वह अमेरिका में भी है, जर्मनी में भी है और जापान में भी होगा। ठीक है, वह इन्हें कैसे करते हैं वो अलग हो सकता है, उनके तरीके अलग हो सकते हैं। यह भिन्नता भी उनकी संस्कृति, रीति रिवाज और इतिहास की भिन्नता के कारण हो सकती है। ठीक है, तो ये दो विशेषता हुई। अब तीसरी विशेषता है कि प्रबंध जो है तीसरी विशेषता यह है कि प्रबंध बहुआयामी है। प्रबंध एक जटिल क्रिया है जिसके 3 प्रमुख परिमाण हैं, जो इस प्रकार हैं।
पहला है कार्य का प्रबंध। सभी संगठन किसी न किसी कार्य को करने के लिए ही बने होते हैं। कारखाना में किसी उत्पादन का भी निर्माण होता है, तो एक वस्त्र भंडार में ग्राहक की किसी आवश्यकता की पूर्ति की जाती है, जबकि अस्पताल में एक मरीज का इलाज किया जाता है। प्रबंध इन कार्यों को प्राप्य उद्देश्यों में परिवर्तित कर देता है और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के मार्ग भी निर्धारित करता है। इनमें सम्मिलित है क्या? समस्याओं का समाधान, निर्णय लेना, योजनाएं बनाना, बजट बनाना, दायित्व निश्चित करना एवं अधिकारों का प्रत्यायोजन करना, मतलब डेलीगेशन करना, अधिकारों का बंटवारा करना। दूसरा है लोगों का प्रबंध। मानव संसाधन अर्थात लोग किसी भी संगठन की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। मानव संसाधन अर्थात लोग, ठीक है ना, मनुष्य जो काम करते हैं, ये किसी भी संगठन की सबसे बड़ी संपत्ति माने जाते हैं। तकनीक में सुधारों के बाद भी लोगों से काम करा लेना आज भी प्रबंधक का प्रमुख कार्य है। ठीक है, लोगों के प्रबंधन के दो पहलू हैं। प्रथम तो यह कर्मचारियों को अलग अलग आवश्यकताओं और व्यवहार वाले व्यक्तियों, देखिए यहाँ से है, प्रथम तो अलग अलग आवश्यकताओं एवं व्यवहार वाले व्यक्तियों के रूप में मानकर व्यवहार करता है। दूसरा, यह लोगों के साथ एक समूह मान कर के व्यवहार करता है। प्रबंध लोगों की ताकत को प्रभावी बना करके, उनकी कमजोरी को अप्रासंगिक बना करके उनसे संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम करता है। कहने का मतलब है कि जो प्रबंध है सही व्यक्ति को सही काम दे करके अपनी परिचय कराता है। ठीक है, हो सकता है कि प्रबंध के अभाव में एक व्यक्ति को ऐसा कार्य अलॉट हो जाए जो वह नहीं करना चाहता या उससे वह कार्य नहीं हो पा रहा है, और तो यहाँ पर जो है प्रबंध की बहुत आवश्यकता है। उसे व्यक्ति की योग्यता और प्रभावत्मकता और उसकी प्रोडक्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए कि जो है कौन सा व्यक्ति किस काम के लिए उपयुक्त है। तो यह चीज़ जो है मानव संसाधन को पहचानना भी बहुत ही आवश्यक है, जो कि प्रबंध करता है। ठीक है, आइए इसके आगे चलते हैं। तीसरा है परिचालन का प्रबंध। परिचालन, संगठन कोई भी क्यों न हो, इसका अस्तित्व किसी न किसी मूल उत्पाद अथवा सेवा को प्रदान करने पर टिका होता है। अर्थात संगठन में या तो उत्पादन होता है या फिर सेवा जनरेट की जाती है। इसके लिए एक ऐसी उत्पादन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है जो आगत माल को, यहाँ से आप देखिए, को आवश्यक निर्गत को उपभोग के लिए आवश्यक निर्गत में बदलने के लिए आगत माल एवं तकनीक के प्रवाह को व्यवस्थित करती है। यह कार्य के प्रबंध एवं लोगों के प्रबंध दोनों से जुड़ी होती है। ठीक है, अब है अगला, यहाँ से प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी प्रबंध कभी बंद नहीं होता है। ठीक, यह प्रक्रिया निरंतर एकजुट लेकिन अलग अलग कार्यों पर विराजमान रहती है, अलग अलग कार्यों से जुड़ी हुई रहती है, जैसे संगठन नियोजन, संगठन निर्देशन, नियुक्तिकरण, अब ये इस पेज पर आ गया, एवं नियंत्रण की एक श्रृंखला है। इन कार्यों को सभी प्रबंधक सदा साथ साथ ही निष्पादित करते रहते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि नामची डिजाइनर कैंडल में स्मिता एक ही दिन में अलग अलग कार्य करती है। किसी दिन वह भविष्य में प्रदर्शनी की योजना पर अधिक समय लगाती है, तो दूसरे दिन वह कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने में लगी होती है। प्रबंधक के कार्यों की जो श्रृंखला है वह समन्वित है, जो निरंतर सक्रिय रहती है। तो कुल मिलाकर के ये देखा गया कि प्रबंध हर समय कोई न कोई कार्य में संलग्न रहता ही है, और इसीलिए कहा गया कि प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अगला है कि प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है। प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है, यहाँ देखें, प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है। संगठन भिन्न भिन्न आवश्यकता वाले अलग अलग प्रकार के लोगों का
समूह होता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तत्व। हाँ, समूह होता है, यहाँ से है। समूह का प्रत्येक व्यक्ति संगठन में किसी न किसी अलग उद्देश्य को लेकर के सम्मिलित होता है, लेकिन संगठन के सदस्य के रूप में वो संगठन के समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। देखिए, यहाँ ये कहा जा रहा है कि हर व्यक्ति का अपना एक अलग उद्देश्य हो सकता है, लेकिन जब वो समूह में आते हैं तो सबके उद्देश्य एक हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। ठीक। इसके लिए वह एक टीम के रूप में काम करते हैं और व्यक्तिगत प्रयत्नों को समान दिशा में समन्वय की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही आवश्यकताओं और अवसरों में परिवर्तन के अनुसार प्रबंध सदस्यों को बढ़ने एवं उसके विकास को भी संभव बनाता है। ठीक। अब अगला है, प्रबंध एक गतिशील कार्य है। प्रबंध एक गतिशील कार्य होता है एवं इसे बदलते पर्यावरण में अपने अनुरूप ढालना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि प्रबंध एक गतिशील कार्य है, अर्थात वातावरण के साथ प्रबंध भी बदलता रहता है। संगठन बाह्य वातावरण के संपर्क में आता है जिसमें विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तत्व सम्मिलित होते हैं। सामान्यता के लिए संगठन को अपने आप को एवं अपने उद्देश्यों को पर्यावरण के अनुरूप बदलना होता है। और शायद आप जानते हैं कि फास्ट फूड के विशालकाय संगठन मैकडॉनल्ड्स ने भारतीय बाज़ार में टिके रहने के लिए अपनी खान पान सूची में भारी परिवर्तन किए। देखिए, मैकडॉनल्ड्स पश्चिमी देश की कंपनी है और उसे यदि भारतीय बाज़ार में अपना व्यवसाय करना है तो निश्चित रूप से भारत के लोगों की जो पसंद है उनके अनुरूप अपने जो है मेनू में खान पान की जो सूची होती है उसमें बदलाव करने पड़ेंगे, क्योंकि पश्चिमी देशों में जो लोग पसंद करते हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि वह भारतीय परिवेश में पसंद किया जाए। तो समय और परिस्थिति के अनुसार प्रबंध परिवर्तनशील होता है और इस बात को बताया गया यहाँ पर। अब अगला है, प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। अमूर्त का मतलब है कि प्रबंध दिखता नहीं है। प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है जो दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन संगठन के कार्यों के रूप में जिसकी उपस्थिति को अनुभव किया जा सकता है। प्रबंध आप अनुभव कर पाएंगे कि यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छे से कार्य किया गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इतनी विशेषताएं इसकी हो गई हैं और हम समझते हैं आज के लिए इतना ही रहेगा। तो अगले मैटर जो प्रबंध का उद्देश्य है उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।